ईरानी शासन आधिकारिक रूप से अंदर से ही बिखर रहा है। सरकार के अंदर एक कड़वी गृहयुद्ध छिड़ गई है, जिसमें बागी सैन्य कमांडर अपने ही राजनयिकों को पाकिस्तान जाने और बातचीत करने से पहले ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका से इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तय प्रतिनिधिमंडल की संरचना और अधिकार को लेकर विवाद में हैं। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी वार्ता में सदन के अध्यक्ष और विदेश मंत्री अरगाची के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिदी ने वार्ता टीम में एक नए व्यक्ति, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव को शामिल करने की भी मांग की है। इस कदम का विरोध वार्ता टीम के वर्तमान सदस्य कर रहे हैं, जो इस नए व्यक्ति को रणनीतिक वार्ताओं के लिए अनुभवहीन मानते हैं। इसी समय वाहिदी और IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने जोर दिया है कि प्रतिनिधिमंडल को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह की वार्ता से बचना चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है। युद्ध शुरू होने के बाद से IRGC ने ईरानी समाज पर नियंत्रण बढ़ाया है। अब IRGC कमांडर चाहते हैं कि नागरिक नेता विदेशों में जो वार्ता कर रहे हैं उससे उनका नियंत्रण न कमजोर हो। ये विभाजन सिर्फ शीर्ष स्तर तक सीमित नहीं है। हम ईरानी समाज में भी यही देख रहे हैं, खासकर वे जो इस्लामी गणराज्य का समर्थन करते हैं। अब कई समर्थक विदेश मंत्री और स्पीकर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो वार्ताओं में शामिल है। बस इस क्लिप को देखिए, जहां लोग विदेश मंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो शायद कहीं जा रहे हैं। देखिए। ओ पश्चिमी लोगों, अपने माता पिता को कोसो मिस्टर अराची। भगवान करे वे तुम्हारे सिर पर धूल डालें। विदेश मंत्रालय के सामने लोगों को स्ट्रोक आ रहा है। कुरान की कसम, उन्हें स्ट्रोक आ रहा है। वे चिल्ला रहे हैं और दंगा कर रहे हैं। तुम्हारे बाप को कोसो, तुम्हारे कर्मों को कोसो, तुम्हारे अस्तित्व को कोसो, तुम्हारे सिर को कोसो। भगवान करे वे तुम्हारे सिर पर धूल डालें। भगवान करे वे तुम्हें अपमानित करें। कुछ ईरानी अमेरिका के साथ बातचीत को विश्वासघात मानते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है। तो चलिए खुद बातचीत के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल की बात याद होगी, बातचीत शुक्रवार को होनी थी, तो ये आज होनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें फिर से टाल दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी जो इन बातचीतों में मध्यस्थ है, मीडिया को बता रहे हैं कि अब बातचीत सप्ताहांत में होने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्हें उम्मीद है कि ये एक बहुदिवसीय प्रक्रिया होगी जो सोमवार या यहाँ तक कि मंगलवार तक भी चल सकती है। कल हमने चर्चा की थी कि कुछ ईरानी अधिकारियों ने कहा अगर लेबनान में युद्ध विराम नहीं होता तो वे बातचीत छोड़ देंगे। ईरान का कहना है कि यह शुरुआती युद्ध विराम समझौते में तय हुआ था, जबकि अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि लेबनान पर सहमति नहीं हुई थी। सौभाग्य से राष्ट्रपति ट्रंप ने कल बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध विराम समझौते के साथ हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह मामले में शांत रहेंगे। ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं। ट्रंप ने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने मूल रूप से ईरान को आड़े हाथों लिया और कहा कि ईरान अपनी तरफ से समझौते का पालन नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना था और इसके बदले अमेरिका ने बमबारी रोक दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान में कहा कि ईरान खराब और बेईमानी से काम कर रहा है, होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल जाने दे रहा है। ये हमारे बीच हुआ समझौता नहीं है। सार्वजनिक समुद्री डेटा से दिखता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला ट्रैफिक युद्ध विराम के बाद नहीं बढ़ा और इसका मतलब है कि ईरान अपनी तरफ से वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। मूल रूप से जिन बातों पर उन्होंने सहमति जताई थी उनमें से कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। वे अभी भी खाड़ी देशों पर बमबारी कर रहे हैं। पिछली रात कुवैती अधिकारियों ने बताया कि उनके वायु रक्षा तंत्र ने ड्रोन हमले को रोकने के लिए कार्रवाई की। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, खाड़ी देशों पर हमले काफी हद तक कम हो गए हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन फिर भी युद्ध विराम का मतलब है कि गोलीबारी बंद होनी चाहिए और ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। असल में अगर आप देखें तो पाएंगे कि अमेरिका को छोड़कर कोई भी युद्ध विराम नहीं मान रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बमबारी रोक दी है, लेकिन ईरान ने अभी भी खाड़ी देशों पर हमला जारी रखा है। ईरान ने अभी भी होर्मुज जलडमरू मध्य को लगभग बंद रखा है। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। अब सौभाग्य से कल
इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें मिली। इजराइल ने कहा कि वे अगले हफ्ते लेबनान से बातचीत करेंगे। अब ईरान अमेरिका वार्ता के विपरीत इजराइल ने लेबनान के लिए युद्ध विराम नहीं बल्कि केवल बातचीत की घोषणा की है। इसका मतलब है कि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन युद्ध विराम के पहले दिन की तुलना में यह काफी कम हो गई है। लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बावजूद हमारे पास कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सुबह पाकिस्तान रवाना हुए। एयरफोर्स 2 में सवार होने से पहले उन्होंने बयान दिया। मुझे ठीक से नहीं पता उपराष्ट्रपति के विमान को क्या कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि उसे एयरफोर्स 2 कहा जाता है। एयरफोर्स 2 में सवार होने से पहले सुनिए उनका बयान। हम इस बातचीत के लिए उत्साहित हैं। ये सकारात्मक होगी। हम देखेंगे, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अगर ईरानी अच्छे इरादे से बातचीत करने को तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। अगर वे हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वार्ता टीम उतनी ग्रहणशील नहीं होगी, इसलिए हम सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति ने हमें कुछ बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की यात्रा सुरक्षित रहे। हम बाद में निश्चित रूप से कुछ सवाल लेंगे, लेकिन अभी के लिए चलिए विमान में चढ़ते हैं और रवाना होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अब आपको मानना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को या तो पाकिस्तान या ईरान से कुछ आश्वासन मिले हैं कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए आएगा, अन्यथा उपराष्ट्रपति इतने खुले तौर पर पाकिस्तान नहीं जाते। अगर ईरान नहीं आया तो यह अमेरिका और बाकी लोगों के लिए शर्मनाक होगा। अब इससे पहले कि हम बातचीत के बारे में बात करें, हमें यह जरूर कहना चाहिए कि अगर ये होती है तो ये एक ऐतिहासिक घटना होगी और इसका कारण ये है। यह वार्ता बैठक 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच सबसे उच्च स्तर की बैठक होगी। पहले राष्ट्रपति ओबामा थे, जिन्होंने 2015 की वार्ता या 2013 में ईरानी राष्ट्रपति को फोन किया था, और उससे पहले हमारे पास विदेश मंत्री जॉन केरी थे, जिन्होंने अपने ईरानी समकक्ष ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार हमारे पास एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, जो देश के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति हैं, जो एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मिल रहे हैं। इस्लामी गणराज्य के लिए यह ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने कभी इतने उच्च स्तर के अमेरिकी से नहीं मिले। पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास इस बात की पुष्टि है कि एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार रात इस बैठक के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद आएगा। वे समय क्षेत्र साफ नहीं बता रहे, लेकिन मेरा अनुमान है कि उनका मतलब शुक्रवार रात पाकिस्तानी समय से है, यानी वही समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर प्रतिनिधिमंडल के ईरान से रवाना होकर पाकिस्तान पहुंचने की पुष्टि मिलती है तो मैं उसे नीचे की टिप्पणियों में डाल दूंगा। ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है, इसलिए वहां की उड़ान ज्यादा लंबी नहीं होगी। वहीं वाशिंगटन डीसी से पाकिस्तान की उड़ान करीब 16 घंटे की है, जो काफी लंबी है। यह समझ आता है कि उपराष्ट्रपति ईरानी प्रतिनिधिमंडल से पहले ही निकल गए, क्योंकि उनकी उड़ान शायद 1-2 घंटे की थी। लेकिन समस्या उड़ान के समय की नहीं है, समस्या उन बयानों की है जो ईरानी अधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं, खासकर उन अधिकारियों की जो इस वार्ता बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम उसमें जाएं, सभी को एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें वाकई में मदद मिलती है। पिछले कुछ हफ्तों में किसी वजह से हमारे वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। कम से कम बैक एंड पर हमें यही दिख रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, इससे हमें मदद मिलती है और आप हमारे नए वीडियो देख सकते हैं। अब ईरानी बयानों पर आते हैं। देखिए, जब पाकिस्तानियों का कहना है कि ईरान आएगा, वही ईरानी अधिकारी कुछ बिल्कुल अलग कह रहे हैं। इस बयान को देखिए। ये बयान ईरान के संसद अध्यक्ष का है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के अंदर सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखता है, और वे कहते हैं आपसी सहमति से तय किए गए 2 कदम अभी लागू नहीं हुए हैं। लेबनान में युद्ध विराम और बातचीत से पहले ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों की रिहाई। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी करना जरूरी है। ये कई कारणों से अजीब है। सबसे पहली बात, हमने जब्त संपत्तियों के बारे में तब तक नहीं सुना था जब तक जेडी वेंस सच में विमान पर नहीं चढ़े। विमान में होते ही ईरान ने नई शर्त घोषित की। अब ईरान के साथ न्याय करने के लिए यह काफी मुमकिन है कि ये कोई नई शर्त नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों ने उस समझौते को सार्वजनिक नहीं किया है जिस पर वे सहमत हुए थे, यानी युद्ध विराम समझौता। यह युद्ध विराम समझौते का हिस्सा हो सकता है,
लेकिन हमें नहीं पता। पहली बार कोई इन फंसी संपत्तियों की सार्वजनिक रूप से बात कर रहा है। ये मुमकिन है कि ये सिर्फ बयानबाजी हो, क्योंकि ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं। ये पैटर्न पहले भी देखा गया है। अगर यह सच है कि वे शर्तें जोड़ रहे हैं जबकि अमेरिकी पक्ष पाकिस्तान जा रहा है, तो यह बहुत बुरी तरह बिगड़ सकता है। शायद ईरान को लगता है कि अमेरिका और रियायतें देगा, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने पर अगर कोई ईरानी न आए तो वह बेइज्जत नहीं होना चाहता। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। यह भी संभावना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो जाए और युद्ध उस स्तर तक बढ़ जाए जो हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं, संघर्ष विराम से पहले युद्ध इतना बढ़ने वाला था कि सब घबरा गए थे। यह इतना बढ़ जाता कि ईरानी पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं था। तो बहुत अच्छी संभावना है कि ईरान एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह स्थिति लगभग हर घंटे बदल रही है, यानी इसमें शामिल लोगों की तरफ से हर घंटे नए बयान आ रहे हैं, तो स्थिति बदल सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, जब तक आप लोग यह वीडियो देखेंगे, अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा रहा है तो मैं उसे पिन किए गए कमेंट में डाल दूंगा ताकि आपको वह अपडेट मिल जाए। लेकिन फिलहाल हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है। अब ध्यान होर्मुज जलडमरू मध्य पर लगाते हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है, लेकिन जहाजों को भारी टोल या जुर्माना देना पड़ेगा। अधिक जानकारी यहाँ है। सुप्रभात दोस्तों, इस सप्तांत इस्लामाबाद पाकिस्तान में अहम वार्ताएं होंगी। एक इजरायली खुफिया अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान कुछ जहाजों से होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने का शुल्क ले रहा है। इस अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि जलडमरू मध्य पूरी तरह से IRGC के नियंत्रण में है। वे तय करते हैं कि किसे गुजरने दिया जाए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसे नहीं गुजरने दिया जाए। मुझे बताया गया है कि खुफिया समुदाय जानकारी साझा कर रहा है कि ईरान वार्ताओं से पहले इस जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। रातों रात राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रू सोशल पर कहा, ईरान ये काम बहुत बुरी तरह कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे यह सम्मानजनक नहीं कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल गुजरने दे रहा है। ये वही समझौता नहीं है जो सिर्फ 8 जहाजों के साथ है। ईरान लगभग $1 प्रति बैरल अतिरिक्त मांग रहा है। यह मूल रूप से एक बहुत बड़े टैंकर के लिए $2 मिलियन बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बड़ा टैंकर लगभग 2 मिलियन बैरल तेल ले जाता है। बड़ा जहाज $2 मिलियन जुर्माना देगा, जबकि छोटे टैंकर कम देंगे। फिर भी तेल भेजने वालों के लिए यह बड़ी रकम है। अब इन सब के बारे में ईरान लगातार बयान दे रहा है कि वह बातचीत में होर्मुज जलडमरू मध्य पर स्थायी नियंत्रण चाहता है। जो लोग भू राजनीति पर करीब से नजर नहीं रखते, वे घबरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अब मैं यह नहीं कह रहा कि ईरान बातचीत में आगे नहीं निकल सकता। यह अभी भी संभव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका किस तरह की रियायतें देने को तैयार है। अमेरिका और दुनिया कभी ये नहीं मानेंगे कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर स्थायी नियंत्रण मिले, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के खिलाफ है। स्ट्रेट के पास अन्य देश भी हैं जो ऐसा नहीं चाहेंगे। साथ ही यूरोपीय और एशियाई देश भी ऐसा नहीं चाहेंगे। गल्फ देशों को ईरान द्वारा टोल वसूलने पर क्यों सहमत होना चाहिए? वे भी स्ट्रेट के ठीक बगल में हैं। उन्हें टोल क्यों नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ ईरान को ही क्यों मिले? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है, अगर ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य पर टोल लेने का अधिकार है, तो क्या सिंगापुर को भी अपनी सीमा के जलडमरू मध्य पर वही अधिकार मिलना चाहिए? अगर यूके अपनी सीमा पर टोल वसूल सकता है, तो स्पेन को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। अगर ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य पर टोल वसूलने का अधिकार मिला, तो यह बड़ा मुद्दा बन सकता है और बाकी देश भी ऐसा करना चाहेंगे। सोचिए, अगर मैं दूसरे देशों में नेता हूं तो कह सकता हूं, जब हमारे जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य पर टोल देते हैं तो हम भी दूसरों से टोल क्यों न ले, वरना हमारे व्यापार कमजोर स्थिति में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, है ना? दूसरा पक्ष ये है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसका मालिक है। सोचिए, मैं वो आदमी हूं जिसके पास न प्राइवेट जेट है, न एयरफोर्स, न नेवी, है ना? मैं अमेजोन से एक ड्रोन खरीद सकता हूं, उसे किसी एयरपोर्ट के पास उड़ा सकता हूं और एयरपोर्ट को बंद कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एयरलाइंस को मुझे उनके टिकटों पर कोई फीस देनी पड़ेगी।
कोई देश जल डमरू मध्य बंद कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वे टोल वसूल सकते हैं, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय विरोध होता है। ये हमने पिछले साल देखा था। हौथी ने बाब अल मंडब जल डमरू मध्य बंद किया, पर टोल वसूलने का अधिकार नहीं मिला। समझौते के बाद उन्होंने जहाज़ों पर हमला रोक दिया। आज भी युद्ध के दौरान ईरान को भारी सैन्य नुकसान हो रहा है, फिर भी हौथी बाब अल मंडब जलडमरू मध्य बंद नहीं कर रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे भारी विरोध होगा। हाँ, ईरान भले कह रहा है कि वह जलडमरू मध्य का नियंत्रण चाहता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ने ईरान पर शासन किया था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, क्या हम अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में यही कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो ज़रूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।